फिर जिस शख्स को देखकर शौक हो जाता है वो असल में और कोई नहीं रिया होती है। अनय कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस कहती है इन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। इन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आपने इन्हें धोखा दिया है और शादी का वादा करके शादी नहीं की और किसी और से करने जा रहे थे। रिया ने बहुत ही सारे आरोप लगाए होते हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकती। इसी बिहाफ पे अनय को अरेस्ट किया जाता है। अनय कहता है मैंने चीट नहीं किया है रिया को, ये झूठ बोल रही है। अनय रिया से लड़ने लगता है पुलिस स्टेशन में। कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हें ऐसा करके मिलेगा क्या? तुम मुझे क्यों फंसा रही हो और इतने झूठे आरोप और गंदे आरोप क्यों लगा रही हो? तुम सब कुछ तो जानती हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? मत करो ऐसा। रिया को तो अनय चाहिए होता है। उसने कहा था कि वो कुछ भी करेगी लेकिन अनय को पाके रहेगी। रिया कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। मैंने कहा था ना मैं कुछ भी करूँगी लेकिन शादी तुमसे ही करूँगी। अनय कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत से अब मैं तुमसे शादी करूँगा? कभी भी नहीं। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मेरे घर की हालत बेकार है। अभी मेरे पापा की हालत खराब है और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अब शादी करूँगा? तुम ऐसी कैसे हो गई? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना नीचे गिरोगी। नफरत हो रही है तुमसे। अनय कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे बारे में। रिया कहती है मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसा करके, लेकिन सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनय कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी अब नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब मुझे तुमसे नफरत सी हो गई है तुम्हारी इसी हरकत से। तुम्हें जो करना है कर लो। रिया कहती है वो तो करूँगी मैं। अनय की जिस लड़की से शादी होने वाली होती है उन्हें भी इस बात का पता चल जाता है। शादी का माहौल है, कब तक ऐसी बात छुपती है? पता लग ही जाती है कहीं ना कहीं से कि अनय को अरेस्ट किया गया है। तो बाद में अनय की शादी भी टूट जाती है उस लड़की से। अनय अपनी जिद पे अड़ा होता है तो रिया अपनी जिद पे अड़ी होती है। रिया के जिद के कारण अनय को 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था क्योंकि रिया सारे आरोपों को वापस नहीं ले रही थी जब तक अनय शादी के लिए नहीं मान रहा था। रिया सारे आरोपों को वापस ले लेगी अगर अनय शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा रिया से, लेकिन अनय नहीं मानता है। उसकी अपनी जिद है तो रिया की अपनी जिद है। अनय उस 3 दिन जेल में रहता है। उसे उन 3 दिनों में रिया से इतनी नफरत हो जाती है कि रिया सोच भी नहीं सकती है। वो जितना रिया से प्यार करता था अब वो उससे कई ज़्यादा उससे नफरत करने लगा क्योंकि आरोप ही वैसे लगाए थे रिया ने। अनय के घर वाले बेबस हो जाते हैं। उनके पास भी अब एक ही ऑप्शन होता है, वो भी रिया की शर्तों के आगे झुक जाते हैं। लेकिन अनय नहीं झुकता। वो नहीं करना चाहता अब रिया से शादी। वो रेडी हो जाते हैं रिया से अनय की शादी के लिए क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को बचाना होता है। अगर उनकी जगह कोई और पेरेंट्स भी होते तो शायद उन्हें भी यही करना पड़ता। इसलिए अनय के पापा अनय से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो रिया से शादी कर ले। अनय कहता है मैं मर जाऊंगा इस जेल में रह के, लेकिन मैं रिया से शादी नहीं करूंगा। अनय नहीं मानता है। अनय के घर वाले अनय पे प्रेशर डालते हैं कि कर ले शादी, कर ले शादी। पहले किसी और लड़के के लिए प्रेशर डाला जिसको वो नहीं चाहता था, अब वो रिया के लिए प्रेशर डाल रहे हैं
जिसका वो चाहता तो था लेकिन अब नहीं चाहता। क्या जिंदगी है इस बेचारे की भी। आखिर इतना मनाने पर अनय शादी करने को तैयार हो जाता है रिया से। रिया खुश हो जाती है। बाद में रिया सारे आरोपों को वापस ले लेती है जो उसने अनय के ऊपर लगाए होते हैं। अनय अब बाहर आ जाता है जेल से। रिया के पापा रिया को समझाते थे कि बेटा तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम्हारे ये करने से वो तुम्हारे पास तो आएगा लेकिन कभी दिल से साथ नहीं होगा तुम्हारे, तो कोई फायदा है ही नहीं ये सब करने का। रिया अपने पापा से कहती है कि पापा वक्त सब कुछ भुला देगा, अब आगे जो होगा उसको सोचना होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बहुत मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं सह लूँगी, सब कुछ मैनेज कर लूँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने ये बहुत गलत किया है लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं उसको नहीं देख सकती थी किसी और का होते हुए। बस आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। रिया के घर वाले कहते हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अनय के जेल आने के 3 दिन बाद अनय और रिया की कोर्ट में शादी होती है। ये शादी एकदम फीकी सी होती है, कोई ढोल नगाड़े नहीं होते हैं शादी में। ऐसा लगता है कि मानो कोई मातम बना रहा हो। खैर जो भी था, अब तो शादी हो गई अनय और रिया की। लेकिन जो भी हो, अनय ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला रिया को। रिया ने कोशिश तो बहुत की अनय से बोलने की, लेकिन अनय ने रिया से बात नहीं करी। शादी होने के बाद रिया अनय के साथ जाने लगी। रिया के पापा अनय से बात करना चाहते थे लेकिन वो किस मुंह से बात करते। वो जानते थे कि रिया ने गलत किया है अनय के साथ, झूठे आरोप लगाकर और ज़बरदस्ती शादी करके। इसीलिए वो अनय से बात नहीं कर पाए, मजबूर थे वो। जब रिया जाने लगी तो रिया के पापा ने रिया को बोला कि अब तुम्हें ही सब कुछ फेस करना होगा, यह आसान नहीं होगा। रिया कहती है हाँ पापा, मुझे पता है यह आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कर लूँगी, पीछे नहीं हटूँगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। ये कह के रिया अनय के साथ कार में बैठ के चली जाती है। वो खुश तो नहीं होती है ये सब करके, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि उसकी अनय से शादी हो चुकी है। अब अनय और अनय के घर वाले रिया को लेके अब घर आते हैं। आसपास के लोग देखने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं। इन सब की बातों को इग्नोर करके रिया को घर के अंदर ले जाया जाता है। शादी के बाद जितनी भी रस्में होती हैं, एक ब्राइडल के साथ और एक ब्राइड के साथ कोई भी रस्में नहीं होती हैं। अनय कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। अनय को फर्क नहीं पड़ता रिया से। ऐसा लगता है उसके अंदर से सारा प्यार अब नफरत में बदल चुका है। रिया को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो समझती है कि मैंने काम ही ऐसा किया है तो इग्नोर करना तो लाजमी है। रिया बाद में अनय के कमरे में चली जाती है, क्योंकि अब अनय का कमरा तो उसका भी है। रात होते ही अनय घर आता है। वो खाना वाना खा के अपने कमरे में जाता है। वो देखता है कि रूम में रिया अपना सामान सेट कर रही होती है अलमारी में। अनय को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है। अनय गुस्से में रिया और रिया के सामान को अपने कमरे से बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम तो बस एक जबरदस्ती हो। अनय गुस्से में कहता है निकल जाओ मेरे कमरे से, गेस्ट रूम को अपना कमरा बनाओ, मेरे कमरे को नहीं। ये कह के अनय गेट बंद कर देता है अपने कमरे का। काफ़ी बुरा हुआ होता है। फिर भी रिया कुछ नहीं बोलती है। अनय के घर वाले अनय को कुछ नहीं कहते हैं, बस मुंह देखते रहते हैं रिया का और अनय का। वो तमाशा देख रहे होते हैं।
बाद में रिया अपना सामान लेके गेस्ट रूम में चली जाती है। रिया आने के ऐसे रवैये से रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है गेस्ट रूम में ही। अब तो वही उसका कमरा है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। शादी के बाद रिया की पहली सुबह अपने ससुराल में है और उसे कोई नहीं बोल रहा था। वो मूर्ति की तरह सबका मुंह देख रही थी, लेकिन कोई उसे टोक नहीं रहा था। बाद में अनय की मॉम उसे किचन में बुलाती है ताने देके और कहती है क्या क्या कर लेती हूँ घर के काम में। रिया को ज़्यादा घर का काम तो आता नहीं था। वो कहती है थोड़ा थोड़ा काम आता है, लेकिन खाना बनाना नहीं आता है मुझे। अनय की मॉम कहती है क्यों, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? क्या करती थी घर में बैठकर? क्या यही सोचती थी कि लड़कों को कैसे फंसाए? अब सास का भी गुस्सा है तो वो भी तो फूटेगा ना। आखिर बहू रानी ने काम जो ऐसा किया था, आखिर बेटे को जेल में जो पहुंचा दिया था। अचानक अनय के पापा आते हैं बाहर। वो अपनी बीवी को इशारे में चुप करा देते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। अनय की मॉम कहती है कि जाओ घर की सफाई करो फिर आज, और हर दिन करनी होगी। रिया सब कुछ सुन लेती है और घर की सफाई करना शुरू कर देती है। रिया को साफ सफाई भी ढंग से नहीं आती थी, फिर भी उसने झाड़ू पकड़ लिया और करने भी लगी। वो काम को मज़े से कर रही थी, उसकी आदत ही वैसी थी। अनय सो के उठता है। वो अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि रिया घर की साफ सफाई कर रही होती है। अनय रिया को घर की साफ सफाई करते हुए देखता है और कहता है कि मॉम, किसको काम पे रख लिया तुमने? जिसको कोई काम नहीं आता घर का, थोड़े पैसे खर्च कर लेती, एक अच्छी नौकरानी रख लेती। अनय को मॉम कहती है कि कोई नहीं बेटा, सब कुछ सिखा देंगे। रिया को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वैसे रिया को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार है, लेकिन वो अनय के लिए सब कुछ सहने को तैयार है। रिया को बुरा तो लगा, लेकिन हंसते हुए इस बात को इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं कहा। रिया ने सुबह की सैर करके अनय के पापा घर आते हैं और अनय जॉब पे जाने की तैयारी करता है। अनय के पापा सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अनय नाश्ते की टेबल पे बैठता है। रिया अनय के लिए नाश्ता लेके आती है और लंच बॉक्स भी लेके आती है। अनय गुस्से में नाश्ता फेंक देता है और लंच भी, और कहता है रिया को, मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे सामने मत आना। क्या साबित करना चाहती हो ये सब काम करके? अनय के पापा अनय को थोड़े गुस्से में कहते हैं कि गुस्सा अपनी जगह रखो और खाना अपनी जगह। तुमने खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन फेंको मत। अनय ये बात सुन के ऑफिस चला जाता है और बाद में अनय के पापा भी ऑफिस चले जाते हैं। दोनों के चले जाने के बाद अनय की माँ रिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि जब से घर में आई है, घर में अशांति फैला के रखी है, तू ऐसी है वैसी है, फलाना ठिकाना न जाने क्या क्या। रिया ये सब सुन के भी कुछ नहीं कहती है। ये सुन के वो अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए अपने घर पे कॉल करती है। उसकी मॉम फ़ोन उठाती है। मॉम पूछती है कैसी हो बेटा, ठीक हो या नहीं हो। उसकी मॉम के क्वेश्चंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। रिया कहती है मॉम शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है यहाँ पे, सबका व्यवहार भी अच्छा है यहाँ पे। वो कुछ नहीं बताती है। रिया कहती है मम्मी पापा है क्या घर पे? मम्मी कहती है हाँ है, रुको बुलाती हूँ। रिया के पापा जल्दी आते हैं जब उन्हें पता लगता है कि फ़ोन रिया का आया है। रिया के पापा कहते हैं कैसी हो बेटा? रिया कहती है सब ठीक है पापा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप सबसे बात करने का मन कर रहा था तो सोचा कॉल कर लूँ। रिया बहुत बात करती है अपने पेरेंट्स से, फिर उसका मूड ठीक होता है बाद में। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहता है। रिया अनय से बात करने का मौका ढूंढती रहती है ताकि वो बात कर सके
सिचुएशन को हैंडल कर सके। अनय रिया को एक भी मौका नहीं देता है कि वो बात कर भी पाए। एक दिन अनय रात में ऑफिस से घर आता है। वो फ्रेश होके खाने की टेबल पे बैठता है। रिया अनय के लिए खाना लाती है, लेकिन अनय रिया का लाया हुआ खाना नहीं खाता है। बाद में अनय की मॉम अनय के लिए खाना लाती है, तब वो खाना खा लेता है। खाना खा के वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अनय की मॉम रिया से कहती है एकदम सॉस वाले टोन में कि तुमने मेरे बेटे का जीना हराम कर रखा है। चली क्यों नहीं जाती हो मेरे बेटे की लाइफ से कम चैन से जिएगा तो वो। रिया सुन के भी कुछ नहीं कहती है। अनय की मॉम अपने रूम में जाते हुए कहती है कि किचन का सारा काम करके सोना। रिया कहती है ठीक है मम्मी जी, कर लूँगी सारा काम। रिया किचन का सारा काम कर लेती है रात तक और फ्री हो जाती है और सोफे पे चैन से बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए। थक जो जाती है, वो देखती है कि अनय के रूम का गेट खुला हुआ है। वो मौका देख के अनय के रूम में जाती है। अनय सो रहा होता है। रिया उसके पास बैठ जाती है। रिया उसका सोता हुआ चेहरा देख रही होती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अचानक अनय उठ जाता है अपनी नींद से और गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई मेरे रूम में, तुम कर क्या रही हो यहाँ। रिया उसे पूछती है कि अनय तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते हो। अनय कहता है क्या तुमने मुझे समझा था, तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया और क्यों झूठे आरोप लगाए तुमने मुझ पर। रिया कहती है हाँ मैं तुम्हें समझती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें पाने के लिए किया, तुमसे शादी करना चाहती थी। अनय कहता है कर ली शादी अब, और क्या चाहती हो अब, मेरे घर में हो, मेरे पास हो, और क्या चाहिए बताओ, यही तो चाहती थी ना। रिया कहती है तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम मेरे पास तो हो लेकिन दिल से साथ नहीं हो। अनय कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, और तुम साथ की बात करती हो। शुक्र मनाओ कि घर में रखा हुआ है, वरना अब तक तो धक्के मार के निकाल चुका होता तुम्हें। रिया दिल की टूटी हुई स्माइल करके कहती है कब तक ऐसा करोगे, कभी तो टाइम बदलेगा ही ना अनय। मैं वेट करने को तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं हैंडल कर लूँगी। अनय कहता है टाइम कभी नहीं बदलेगा, बेहतर है छोड़ दो मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इतना सह नहीं पाओगी। अनय कहता है ये होप अपने दिल से निकाल दो तुम, मैं नहीं जानता तुम्हें अब। आई डोंट केयर हु आर यू, मैं अब सिर्फ नफरत करता हूँ तुमसे। जेल के वो 3 दिन मुझे बहुत कुछ सिखा गए। रिया कहती है सही कह रहे हो, बहुत कुछ सिखा दिया तुम्हें उन जेल के 3 दिनों ने। रिया गुस्से में कहती है नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, छोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं करी थी मैंने। तुम जैसा चाहो वैसा बदला निकाल सकते हो मेरे से, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं भी देखती हूँ क्या क्या कर सकते हो तुम। रिया हंसते हुए कहती है कि सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब कर दी मैंने। ये कह के रिया अनय के रूम से बाहर निकल जाती है और अपने रूम में आ जाती है। वो रोने लगती है अपने रूम में जाके और कोसती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कैसे तैसे अपने आप को शांत करती है। उसकी रोज़ रात को रो के सोने वाली आदत जो हो गई थी। रिया और अनय का ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहता है। इन 1 सालों में तो अनय और रूड हो गया था। ऐसा लगता था उस इंसान के अंदर प्यार की फीलिंग जैसी चीज़ ही खत्म हो गई थी। अनय के दिल में नफरत जगह घेर कर बैठ चुकी होती है। उसे रिया से नफरत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। हाल तो इतना बुरा तक हो जाता है कि अनय रिया को मारने तक लगता था। वो रिया को कभी भी कुछ भी गलती पे मारने लगता था। कैसा प्यार है रिया का, ना उसकी लाइफ में प्यार है, ना तो केयर है, ना रिस्पेक्ट है, फिर भी अनय को पाने की चाहत है। क्या इतनी बड़ी गलती करी थी रिया ने कि उसको अब तक सज़ा मिल ही रही है इस चीज़ की।
इतने सालों में तो कोई भी भूल जाता है इस चीज़ को और एक नई शुरुआत करने लगता है। एक दिन अनय की ऑफिस की छुट्टी होती है, उसका वीक ऑफ डे होता है। उस दिन अनय थोड़ा लेट सो के उठता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है अंगड़ाइयाँ लेते हुए और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम एक अच्छी चाय बना दो। अनय की मॉम कहती है ठीक है बेटा, तू फ्रेश होके आ, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अनय फ्रेश होके सोफे पे आके बैठ जाता है और टीवी देखने लगता है। चाय बन जाती है बाद में। अनय की मॉम किसी काम से बाहर चली जाती है, कोई सामान लेने के लिए, इसीलिए रिया अनय के लिए चाय लेके जाती है। रिया अनय को चाय दे ही रही होती है कि गलती से अनय के ऊपर चाय गिर जाती है। चाय के गिरने पर अनय को बहुत गुस्सा आता है। अनय को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो छूटते ही रिया को एक थप्पड़ मार देता है और उसे गाली तक देने लगता है। उसे जाहिल गवार तक बोल देता है। क्या वो इतनी जाहिल गवार थी? उतने देर में अनय की मॉम घर में आ जाती है सामान लेके। वो पूछती है अनय से कि क्या हुआ। अनय कहता है इस जाहिल ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। इस बात पे अब अनय की मॉम भी रिया को सुनाने लगी। रिया चुपचाप बस सुन रही होती है। वो एकदम चुप हो जाती है, ऐसा फील करती है कि मैं इतना सह क्यों रही हूँ। अचानक उसके गुस्से का घड़ा फट जाता है और गुस्से में कहती है बस, बहुत सुन लिया मैंने, अब नहीं। रिया के बोलने पर अनय फिर उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है। रिया गुस्से में कहती है हाथों को वहीं रोक लो तुम, बहुत सह लिया अब मैंने, लेकिन अब नहीं। रिया रोने लगती है और रोते रोते पूछती है अनय से कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे हार्ट नहीं होता है? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है अनय? रिया कहती है इस घर में तो एक जानवर को भी मेरे से अच्छा ट्रीट किया जाता है, लेकिन मेरी हालत तो इस घर में जानवर से भी कई ज़्यादा खराब है। रिया अनय से कहती है इतने साल से सिर्फ तुम्हारे लिए सब झेल रही हूँ ताकि तुम्हें पा सकूँ, अपना रिश्ता ठीक कर सकूँ, सब कुछ पहले जैसा कर सकूँ। फिर भी तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, तुम मेरे होना ही नहीं चाहते हो। पता नहीं तुमने मुझे समझा क्या है। रिया कहती है तुम्हारे लिए तो मैंने खुद को खो दिया, खुद को मार दिया अंदर से, फिर भी तुम्हारा दिल पिघला नहीं। तुम सच में पत्थर से भी बेकार बन चुके हो। रिया कहती है एक पत्थर ऐसा होता है जिसे हम तोड़े तो वो टूट जाते हैं, लेकिन तुम तो ऐसे पत्थर बन चुके हो जो तोड़ने पर भी नहीं टूटते हैं। थू है तुम पे, घिन आती है तुम पे कि तुम एक इंसान भी हो। रिया कहती है आज मुझे फील हो रहा है कि मेरे पापा ने सही कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैं तो तुम्हारे लिए पागल थी उस टाइम, बट अब नहीं, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। तो सारी होप आज खत्म हो गई मेरी। रिया गुस्से में कहती है तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना, और मैं डाइवोर्स नहीं दे रही थी तुम्हें, लेकिन अब मैं दूंगी डाइवोर्स तुम्हें, क्योंकि अब तुम मेरे लायक नहीं हो। खुश हो जाओ, तुम्हारी खुशी के लिए जाओ, तुम्हें छोड़ देती हूँ अब। इतना कह के रिया अपने रूम में चली जाती है और ज़ोर से गेट लगाती है। अनय रिया को देखता रह जाता है और गुस्से में घर के बाहर चला जाता है अपनी कार लेके। रिया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और बहुत कुछ सोच रही होती है। वो समझ जाती है कि इस रिलेशनशिप का अब कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ मेहनत करना बेकार है। रिया सोचती है शायद अनय की जगह कोई और होता तो वो पिघल ही जाता या भूल जाता कुछ चीज़ों को और आगे की शुरुआत करता, लेकिन अनय ऐसा नहीं था। वो अनय को डाइवोर्स देने के बारे में सोच रही होती है और ठान लेती है कि अब मैं डाइवोर्स दूंगी, और पूरा मन बना चुकी होती है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। अनय घर से बाहर चला तो जाता है, लेकिन वो गुस्से में ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा होता है। उसे कोई होश नहीं होता है।
वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा होता है, नफरत को दिल में पाल पाल के। क्या मिला ऐसा करके अने को? काश वो रिया को माफ़ कर देता तो ऐसा कुछ ना होता। दोनों जैसा चाहते वैसी ज़िंदगी बिताते, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ रिया रोते रोते अपने रूम की अलमारी से डाइवोर्स का पेपर निकालती है और उस पर सिग्नेचर करके सारा किस्सा ख़त्म कर देना चाहती थी आज। वो जैसे ही डाइवोर्स पेपर पे साइन करने वाली होती है, उसी टाइम अने की मॉम रिया के कमरे का गेट खटखटाती है, ज़ोर ज़ोर से पीटती है। रिया गेट खोलती है, वो देखती है कि अने की मॉम रो रही होती है। रिया पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, क्यों रो रही हो? अने की मॉम रोते हुए कहती है कि अने का एक्सीडेंट हो गया है, पापा हॉस्पिटल में अने के साथ है। रिया की मॉम रो रो के कहती है कि मुझे भी वहीं ले चलो, मुझे भी वहीं ले चलो। अब रिया करे तो करे क्या? रिया भी ये बात सुन के टेंशन में आ जाती है और रोने लगती है। रिया खुद को संभालती है और अने की मॉम को भी शांत करवाती है और समझाती है कुछ नहीं होगा अने को। वो तुरंत अने की मॉम को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ अने के पापा पहले से ही होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, आखिर हो भी क्यों ना। अने की मॉम अने को देख कर रोने लगती है। रिया का भी ऐसा ही कुछ हाल था। अने की मॉम भी गुस्से में रिया को ब्लेम करने लगती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। रिया कुछ नहीं कहती है, बस सुनती रहती है। रिया कुछ देर के लिए हॉस्पिटल के बाहर अकेले कहीं चली जाती है और कहीं बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अने की हालत बहुत क्रिटिकल होती है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि 50% चांस है बचने का। ये सोच के रिया और रोने लगती है। तब तक रिया के मॉम डैड भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो भी परेशान होते हैं अने की हालत को देखकर। रिया बाद में हॉस्पिटल के अंदर आती है और अपने पापा को गले लगाती है। रिया के पापा कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे यकीन करो। कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स ओटी से बाहर आते हैं और कहते हैं अब अने की हालत खतरे से खाली है, लेकिन उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स बुरी तरह फ्रैक्चर हैं, जो ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ देर बाद इनको होश आ जाएगा, उसके बाद आप मिल सकते हैं इनसे। सबकी टेंशन थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगती है। कुछ घंटे बाद अने को होश आ भी जाता है। सब जाके अने से मिलते हैं। अने कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर भी वो सबसे इशारों में बात कर ही लेता है, लेकिन रिया की तरफ वो देखता भी नहीं है। रिया बाद में कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ दिनों बाद अने को डिस्चार्ज मिल जाता है हॉस्पिटल से। फिर वो अपने घर आ जाता है। सब उसकी केयर करने लगते हैं। रिया भी करने लगती है अने की केयर। इस बार अने रिया को कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है कि तुम मेरी केयर मत करो। रिया बस उसकी केयर करने लगती है। अब वो रिया का बनाया हुआ खाना भी खा रहा था। रिया को थोड़ी खुशी हुई इस बार कि अने का थोड़ा रवैया बदल रहा है। हालांकि वो रिया से बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके किसी काम को करने से मना भी नहीं कर रहा था। कुछ दिनों तक अने के मॉम और डैड ने अने का ज़्यादा ख्याल रखा। बाद में अने की मॉम और अने के डैड को किसी काम से गांव जाना पड़ा कुछ महीनों के लिए। अने की मॉम ने रिया से कहा कि अब तुम इसका ख्याल रखोगी, अने की हर चीज़ का ख्याल रखना और अपना भी। रिया कहती है ठीक है। अब रिया ही अने का ख्याल रखती है। मॉम डैड के जाने के बाद रिया अने के रूम में जाती है। रिया अने से कहती है क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? अने कहता है हाँ कहो। रिया कहती है जो पीछे हुआ अभी उसको भूल जाओ। मॉम डैड चले गए हैं तो कुछ दिन के लिए मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तो तुम मुझे एज अ फ्रेंड समझ सकते हो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं कैसे समझूंगी कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। रिया कहती है तुम फ्रेंड्स को छोड़ो, तुम मुझे एज अ नर्स मान लो, वो भी बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ओके, क्या इतना कर सकते हो तुम? अने ने कहा ठीक है। और वो कहता भी क्या, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि घर में रिया के अलावा कोई था भी नहीं। तो
तो अनय को रिया की बात माननी ही पड़ती, जो कि उसने मानी। अब रिया अनय की केयर करने लगी, वो भी बहुत ज़्यादा।